अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18th अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखें, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस्लामिक जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी हैं। ठीक है, वो हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने देखी थी कि क्या फेडरल फीचर्स हैं। ठीक है, 56 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म हमें किस तरह से नजर आई, 62 वाले में किस तरह से नजर आई, और 73 वाले में बिफोर 18th अमेंडमेंट हमें फेडरलिज्म किस तरह से नजर आई। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 18th अमेंडमेंट को। ठीक है, कि 2010 में जो आपकी 18th अमेंडमेंट हुई, ठीक है, उसकी क्या सेलियंट फीचर्स हैं जो उसको इतना बड़ी लैंडमार्क अमेंडमेंट समझा जाता है। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे उसको अहम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट समझा जाता है। तो क्या उसमें ऐसी चीज़ है और क्यों उसकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जी। तो 18th अमेंडमेंट का इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, कि जो आपका 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, प्रैक्टिकली तो वो कहता था कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। ठीक है, और इसमें सेंटर के पास भी पावर होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी प्रोविंसेस के पास भी पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो प्रेसिडेंट है वो जस्ट हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, और उसके पास प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, और जो आपकी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स आई थी उन्होंने सारी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, वो कैसे, वो आप देखें कि जनरल ज़ियाउल के दौर में 8th अमेंडमेंट आई। ठीक है, और 8th अमेंडमेंट में भी प्रेसिडेंट को सारी पावर्स मिल गई। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई जो कि नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फेडरलिज्म। ठीक है, उसी तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में भी 17th अमेंडमेंट आई। ठीक है, उसमें भी प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई। ठीक है, तो पाकिस्तान एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम की बजाय एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन गया। ठीक है, तो प्रोविंसेस के पास जो उनके लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो भी उनके पास नहीं रहे। ठीक है, वो भी चले गए। ठीक है, फिर लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ उस वक्त था। ठीक है, और ये भी एक मसला था। जुडिशरी में भी मिसट्रस्ट था। जुडिशरी में क्यों मिसट्रस्ट था? क्योंकि अब देखें, जैसे मुशर्रफ के दौर में वो अभी तक कहते हैं कि पीसीओ वाले जजेस थे। ठीक है, तो सबको ये पता था कि उन्होंने मुशर्रफ की बात माननी है। ठीक है, तो इस वजह से जुडिशरी के ऊपर भी ट्रस्ट बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो इवेंचुअली जाके एक कंसेंसस के साथ एक लेजिस्लेशन हुई। ठीक है, और जिसमें, और उससे पहले भी जो लेजिस्लेशन होती थी 18th अमेंडमेंट से पहले, वो बस इस तरह से होती थी कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। ठीक है, यानी कि जब किंग की जो किंग्स पार्टी है, जैसे मुशर्रफ की थी पार्टी काफ लीग, ठीक है, कि वो पावर में रह जाए, तो इस तरह की लेजिस्लेशन होती थी। कोई सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन नहीं होती थी। ठीक है, तो 18th अमेंडमेंट फाइनली आपकी आ गई।
2010 में, ठीक है। और इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया टुवर्ड्स पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म, ठीक है, कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए और फेडरलिज्म भी होनी चाहिए, यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस में पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए रादर देन सेंटर हैविंग ऑल द पावर्स, ठीक है। और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने इसकी फेवर में वोट दिया। 342 में से 292 लोगों ने इसकी फेवर में वोट दिया, ठीक है। और ये 8 अप्रैल 2010 को ये पास हुई। बहुत देखें, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ये पास हुई। 342 में से 292 ने इसकी फेवर में वोट दिया, ठीक है। और इसने 280 में से 102 आर्टिकल्स में चेंजेस की। 36% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसने चेंजेस की, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। सबसे पहले पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट वो किस तरह से चेंज हुई, ठीक है। प्रेसिडेंट को एक सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया, ठीक है, जो कि उसको होना चाहिए एक फेडरेशन में, ठीक है। पहले उसके पास ज़्यादा पावर्स आ गई थी, तो अब उसको सिर्फ एक नॉमिनल हेड बना दिया गया, ठीक है। फिर जो आपका था आर्टिकल 58(2)(b) वो अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 58(2)(b) क्या था? उस आर्टिकल के जरिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो जब मर्जी चाहे असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता था, ठीक है। नेशनल असेंबली को, प्रोविंशियल असेंबलीज को वो डिसॉल्व कर देता था, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल खत्म कर दिया गया था और प्रेसिडेंट से ये वाली पावर ले ली गई थी, ठीक है। तो इस तरह देखिए ग्रेजुअली प्रेसिडेंट की पावर्स को 18th अमेंडमेंट ने कम किया, ठीक है। उसको बस एक फिगर हेड बना दिया, बराए नाम उसको बस बना दिया, ठीक है। तो इस तरह उसके पास ये पावर भी उससे ले ली गई 58(2)(b) वाली। उसके अलावा आप देखें, पहले उसके पास एक ये पावर भी होती थी कि वो यूनिलैटरली अपनी मर्जी से किसी भी प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था। तो ये पावर भी उससे ले ली गई, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से यूनिलैटरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट नहीं कर सकता था, ठीक है। पहले वो अपनी मर्जी से लगा देता था, जब उसका जो बंदा उसको लगे कि ये मुझे फेवर करेगा, उसको वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देता था, ठीक है। लेकिन इस अमेंडमेंट ने उससे ये पावर ले ली, ठीक है, कि अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा सकता, ठीक है। अब बल्कि अब एक बड़े डिटेल में कंसल्टेशन होती है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, कंसल्टेशन होती है और उस कंसल्टेशन के बाद जाके फैसला होता है कि जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन बनेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो थी वो भी उससे ले ली गई, ठीक है। तो देखिए कितनी ज्यादा उसकी पावर्स कम हो गई थ्रू 18th अमेंडमेंट, ठीक है। पहले उसके पास वीटो पावर होती थी, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो भी बिल पास करे प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता था। पहले मुशर्रफ था, मुशर्रफ से पहले जियाउल हक था, ये लोग वीटो कर सकते थे, यानी कि कहते कि नहीं ये लॉ गलत है। अब 18th अमेंडमेंट में इसमें क्या चेंजेस की गई, इसमें आप देखें। अब ये होता है कि अब अगर प्रेसिडेंट कोई बिल वापस भेजे पार्लियामेंट को कि इसको आप ठीक करें, ये ठीक नहीं है, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ या अमेंडमेंट्स के बगैर, यानी उसमें कोई रद्द-बदल करे या ना करे, ठीक है, तो फिर आपका जो पार्लियामेंट है वो जॉइंट सिटिंग में उस बिल को कंसीडर करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो नेशनल असेंबली है और जो आपका सेनेट है, ये दोनों मिल के उसको कंसीडर करते हैं। और फिर अगर ये जो मिल के एक जॉइंट सेशन होता है, अगर इसमें वो बिल फिर से पास हो जाए तो फिर वो बिल दोबारा से प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और उससे 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल को साइन करना होता है, ठीक है। और अगर 10 दिन के अंदर अंदर वो उस बिल को साइन ना करे तो ये समझा जाता है कि उसने बस साइन कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखें कि जो आपका एक पावरफुल एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट था वो बस एक सेरिमोनियल फिगर हेड बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म, ठीक है, जैसा कि उसको होना चाहिए था पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म में, तो वैसा का वैसा वो बन गया, ठीक है। फिर अब आप देखें प्रोविंशियल इश्यूज एंड फेडरेशन, ठीक है, कि इसमें क्या हुआ। पहले हमने ये देखा कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी वो 18th अमेंडमेंट ने कैसे कम की, ठीक है, और जैसे एक फेडरेशन में प्रेसिडेंट को बस एक फिगर हेड होना चाहिए, ठीक है, बस एक हेड ऑफ स्टेट ब्राय नाम हो बस, उसको प्रेसिडेंट को बस वैसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये पहली बहुत सिग्निफिकेंट चेंज की 18th अमेंडमेंट ने, ठीक है। दूसरी क्या चेंज की, दूसरा इस तरह की चेंजेस हुई कि जो प्रोविंशियल इश्यूज थे और फेडरेशन के दरमियान यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान जो इश्यूज थे उसके ऊपर चेंजेस की, ठीक है, और जो प्रोविंसेस थे उनको बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई आफ्टर 18th अमेंडमेंट। वो कैसे, उसकी आप देखें एग्जांपल्स के अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रोविंस की मर्जी के बगैर और उसकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उस प्रोविंस की उनके अप्रूवल के बगैर उसमें इमरजेंसी लगा दी जाए, ठीक है, या दोनों जो आपके फेडरल हाउसेज हैं नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों अप्रूव करें, या तो तब लग सकती है इमरजेंसी, या उस प्रोविंस की अपनी प्रोविंशियल असेंबली अप्रूव करे तब जाके इमरजेंसी लग सकती है, वरना नहीं लग सकती, ठीक है। तो ये जो पहले जो पावर थी प्रेसिडेंट के पास कि अपनी मर्जी से किसी भी प्रोविंस में इमरजेंसी लगा देता था वो पावर खत्म हो गई, ठीक है। फिर पहले प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी प्रोविंस में गवर्नर लगा देता था, अब क्या हो गया कि अब वो जो गवर्नर लगाएगा ही विल पॉइंट द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास से चली गई, ठीक है, और अब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की इसके ऊपर नजरसानी हो गई, ठीक है, और ये जो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है ये बाइंडिंग है, ठीक है। फिर जो आपकी सीसीआई है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, वो उसके ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करे, ठीक है, और हर 90 दिन के अंदर जो आपकी सीसीआई है उसका मिलना लाजमी है, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 154(3) के तहत, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी ये बॉडी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई, ठीक है, और इसका काम क्या था कि वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसका क्या काम था कि जो प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान इश्यूज हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान उनको रिजॉल्व किया जाए, प्रोविंसेस के आपस में कोई मसले हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन से थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक प्राइम मिनिस्टर था, बाकी 4 प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स थे और 3 और मेंबर्स थे जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, नॉमिनेट उनको करता है, ठीक है। टोटल 8 मेंबर्स इसके होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट तो करती थी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन 18th अमेंडमेंट ने क्या किया, उसने ये कहा कि हर 90 दिन के अंदर अंदर इसको एक दफा मिलना लाजमी है, ठीक है, ताकि सारे जो इश्यूज हैं एक डायलॉग चलता रहे और इश्यूज जो है डायलॉग के जरिए रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये काम किया, इससे भी देखें प्रोविंसेस को ज्यादा पावर मिली, ठीक है। फिर कोई अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, ठीक है, जिससे उस प्रोविंस की बाउंड्रीज चेंज होगी, ठीक है, तो वो जो अमेंडमेंट है ऐसी अमेंडमेंट उसको उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली को अप्रूव करना होगा, ठीक है। यानी क्या, अब जैसे आप देखें पंजाब को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं
तो जब तक पंजाब असम्बली इस चीज़ को अप्रूव नहीं करेगी कि इसको आप साउथ पंजाब का सूबा बनाएं, तब तक आप वो वाली अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें, ये भी प्रोविंसेस के पास पावर आ गई। अगर ये पावर ना होती तो फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जब मर्जी होती कि पंजाब के 2 टुकड़े कर दे, फिर 4 टुकड़े कर दे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रोविंसेस के पास ये भी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन है। ठीक है, इंडिया में देखें ऐसा नहीं होता। इंडिया में जब मर्जी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो नई स्टेट्स बना देती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पावर मिल गई प्रोविंसेस को। फिर इसमें प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी किस तरह से इंक्रीज हो गई? ठीक है, वो ऐसे कि पहले हमने देखा था 2 लिस्ट थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब जो कंकरेंट लिस्ट थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब सिर्फ एक लिस्ट है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ठीक है, और उस लिस्ट में जो चीज़ें लिस्टेड हैं, ठीक है, कि जैसे आपकी डिफेंस हो गई, कम्युनिकेशंस, एफपीएससी जिसके एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा भी, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो कुछ हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में। ठीक है, यानी उसके ऊपर सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर कानून साजी कर सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो किसको मिल गई? वो मिल गई आपके प्रोविंसेस को। ठीक है, यानी जैसे कि आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, वो सारी की सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास चली गई। ठीक है, तो यहाँ से देखें कितना ज़्यादा उनको पावर मिल गई, प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी कितना ज़्यादा मिल गई एज कंपेयर टू पास्ट। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, NWFP, उसको आपने उसका नाम चेंज करके रख दिया खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, तो ये भी इसमें हुआ। फिर बलूचिस्तान के स्पेलिंग्स भी करेक्ट किए गए। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखें एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हुई कि जो इस तरह के एथनो लिंग्विस्टिक इशूज हैं, ठीक है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे थे कि भाई हमारे प्रोविंस का नाम आपने ऐसे ही रखा हुआ है NWFP, उसका नाम भी हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे पंजाबियों का पंजाब है, बलोचियों का बलोचिस्तान है, सिंधियों का सिंध है, तो इसको भी पख्तून पख्तूनों के नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये शो किया कि इस तरह के जो मसाइल हैं वो आप कानून साजी के जरिए आप उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी उनकी इंक्रीज हो गई। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो कैसे इंक्रीज हुई उसकी। या वो ऐसे कि पहले आप देखें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है, ये जो टैक्स है ये भी अब प्रोविंसेस के पास चला गया। ठीक है, कि ये भी जो टैक्स है ये अब प्रोविंसेस इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर इसकी वजह से प्रोविंसेस ने नई अथॉरिटीज बना दी, जैसा कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई PRA, सिंध में बन गया आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड SRB। ठीक है, और इनका काम क्या है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये देखें ये वाली पावर भी अब प्रोविंसेस के पास आ गई। ठीक है, ये वाला जो टैक्स है ये प्रोविंसेस कलेक्ट करती। ठीक है, फिर और कैसे 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को और किस तरीके से इम्प्रूव किया? वो ऐसे कि आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन आ गया, NFC आ गया। ठीक है, जिसमें मैकेनिज्म है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक है, पहले जो फेडरल डिविजिबल पूल है, ठीक है, जो पैसे आपके डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है, उनमें
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते थे 53.5% जो पैसे थे, जो रिसोर्सेज थे, और बाकी 47.5% जो थे, ठीक है, वो प्रोविंसेस में तकसीम होते थे पैसे, ठीक है। अब 18th अमेंडमेंट में जो NFC अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी वजह से अब प्रोविंसेस का शेयर 47.5% से बढ़ के अब हो गया 57.5%, ठीक है। तो अब पहले से 10% ये बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए प्रोविंसेस के पास अब ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गई है, ठीक है। इसी तरह इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला दिया गया कि किस तरह पंजाब को कितना मिलेगा, ठीक है। 57.5% तो चलें, चारों सूबों का हिस्सा है, लेकिन अब इसमें से पंजाब को कितना मिलेगा, बलूचिस्तान को कितना मिलेगा, सो ऑन, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, कि उसमें आपने पॉपुलेशन को भी देखना है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पैसे दें क्योंकि उसने ज़्यादा लोगों का ख्याल रखना है। फिर जिसमें डेवलपमेंट थोड़ी कम है, ठीक है, उसको भी थोड़ा ज़्यादा पैसा दें, जैसे बलूचिस्तान में। तो एक पूरा फॉर्मूला वो दिया गया, ठीक है, जिसके ज़रिए रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फिर इसमें 18th अमेंडमेंट में आपके कुछ जुडिशियल और लीगल इश्यूज थे, ठीक है, उनको भी एड्रेस किया गया। वो कैसे? आर्टिकल 6 जो है, ठीक है, जो आपका कहता है हाई ट्रीजन, ठीक है, इसको अमेंड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 6 बेसिकली आपका ये है कि पहले इसमें ये था, आर्टिकल 6 में, कि जो भी बंदा एब्रोगेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, तो वो मुल्क का गद्दार होगा, ठीक है। पहले इसमें ये था आर्टिकल 6 में, हाई ट्रीजन में। फिर इसको जब, तो पहले एक मसला क्या होता था कि जब मार्शल लॉ लगाते थे डिक्टेटर्स, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ वगैरह, वो कहते कि हमने एब्रोगेट नहीं किया, वी हैव जस्ट सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या कहते थे वी हैव हेल्ड इट इन अबेयंस, ठीक है। इस तरह के वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करते थे आर्टिकल 6 से बचने के लिए, ठीक है। वो 18th अमेंडमेंट ने क्या किया, 18th अमेंडमेंट ने ये किया कि इसने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि any person who abrogates or suspends or holds in abeyance the constitution, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा हाई ट्रीजन का, ठीक है। तो अब उन्होंने मतलब कहा कि पहले जिस तरह डिक्टेटर्स जो हैं, मार्शल लॉ डिक्टेटर्स, वो वर्ड प्ले के साथ खेल के मार्शल लॉ लगा देते थे और आप क्या इनको सस्पेंड कर देते थे, तो अब ताकि वो गुंजाइश भी उनके पास अब ना रहे, ठीक है। तो इस वजह से आर्टिकल 6 को अमेंड किया गया, ठीक है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि कोई अगर हाई ट्रीजन की एक्ट है आर्टिकल 6 की, तो उसको आप किसी कोर्ट में उसको आप वैलिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पास्ट में जो केसेस हुए थे, स्टेट वर्सेस 200 केस था, ठीक है, जिसमें 200 ने जो सिकंदर मिर्जा वाला मार्शल लॉ था उसको चैलेंज किया था, तो वो भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिकंदर मिर्जा का मार्शल लॉ वैलिड है, सही लगाया उसने, ठीक है। उसी तरह फिर आपका जो बेगम नुसरत भुट्टो केस था, जो उसके अगेंस्ट था, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के अगेंस्ट था, उसमें भी कोर्ट ने ज़ियाउल हक की साइड ली, ठीक है। उसके बाद जो आपका सर जफर अली शाह केस था, ठीक है, जो मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अगेंस्ट एक केस था, उसमें भी कोर्ट ने मुशर्रफ की साइड ली। तो आपकी 18th अमेंडमेंट ने कहा कि पहले जैसे ऐसा हुआ है अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कि अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाया और हाई ट्रीजन कमिट किया, तो अब कोई कोर्ट उसको वैलिडेट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसमें 17th अमेंडमेंट को भी अबॉलिश किया गया, LFO को भी अबॉलिश किया गया, ठीक है। 17th अमेंडमेंट भी मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराई थी, ठीक है, उसने उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस उसने की थी ताकि प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट था कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल जाए, ठीक है, तो उसको अबॉलिश कर दिया जब 18th अमेंडमेंट आई, ठीक है। LFO एक उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है, ये भी उसने अपना एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके जरिए वो अपनी मर्जी से मुल्क को चला सके, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया था थ्रू 18th अमेंडमेंट, ठीक है। फिर इसमें जो
आर्टिकल 270 है, ठीक है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंडोर्समेंट्स को इनवैलिडेट कर दिया, ठीक है, कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है पहले मुशर्रफ दौर में, ठीक है, वो सारी उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फॉर्म किया गया, ठीक है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं होता था, ठीक है। फिर स्पेशल जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री कमीशंस बनाए गए, ठीक है, नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कमीशंस भी बनाए गए। पहले क्या होता था, जजेस जो है प्रेसिडेंट आपका अपनी मर्जी से लगा देता था, बस ये वाले जजेस हैं और ये बस अपॉइंट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब एक बहुत ही डिटेल्ड एक प्रोसेस है जिसके जरिए जजेस जो हैं अपॉइंट होते हैं इन टॉप जुडिशरी, ठीक है। अब पहले जो एक जुडिशियल कमीशन होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, और बाकी भी सीनियर जजेस होते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, जज को, कि इस जज को हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। फिर उस जज का नाम भेजा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी को, ठीक है, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी में गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं, ठीक है, अपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं, सेनेट के भी मेंबर्स होते हैं, नेशनल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं। तो वो सारे फिर अप्रूव करते हैं कि इस बंदे को लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज या नहीं, ठीक है। तो पहले बजाय इसके कि एक बंदे के कहने के ऊपर हो जाए, अब पूरा एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया गया कि कैसे कोई उसके ऊपर एलिवेट होगा, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा, ठीक है। फिर इसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात की गई, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाई 18th अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 25A उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, और उसमें क्या है कि सारे जो आपके सिटीजन्स हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16 years, उनको फ्री एजुकेशन उनका हक है सारे सिटीजन्स का, ठीक है। ये वाला भी आपका आर्टिकल आया। फिर आपका आर्टिकल 19 आया, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड सिटीजन्स के पास ये राइट है कि उन्हें वो इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कोई अगर आपके स्टेट सीक्रेट्स हैं, कोई ऐसी बात है जो आप अगर पब्लिक के साथ शेयर करें तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है, तो फिर ठीक है आप उसको नहीं कर सकते शेयर, लेकिन वैसे जनरली जो है आपको शेयर करनी चाहिए, ठीक है। ये सिटीजन्स का राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये भी उसमें 18th अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, और क्या ये 18th अमेंडमेंट अच्छी चीज़ है या नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि आपने प्रोविंसेस को इतना पावर दे दी है, ठीक है, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पावर को हैंडल कर सकें, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में सबसे बेहतर उन्होंने इसमें परफॉर्म किया, ठीक है। आप देखें कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर स्पेशली आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, इन सब में इम्प्रूवमेंट हुई है कि अब इनमें जो मेडिसिन वगैरह हैं वो ज़्यादा रेडिली अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स भी अब ज़्यादा उनकी अवेलेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, क्योंकि अब ये प्रोविंसेस के अंडर आ गई है ये चीज़। उसके अलावा आप ये देखें कि एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, स्पेशली इन के पी के पंजाब, ठीक है।
और पंजाब की तो इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुई है कि 2018 में द इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल था जिसमें पंजाब के एजुकेशनल सिस्टम को इतना उसकी तारीफ की गई कि कहा गया कि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी पंजाब की एग्जाम्पल फॉलो करनी चाहिए और इस तरह की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से शो होता है कि कितना हमें फ़ायदा हुआ आफ्टर 18th अमेंडमेंट। ठीक है, फिर आपकी जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है इसकी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। ठीक है, जब से ये चीज़ प्रोविंसेस के पास आई है। पहले ये वाला टैक्स बहुत कम कलेक्ट होता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद हमने देखा कि उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इस तरह की चीज़ें उसमें बनाई गई। ठीक है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी जो कलेक्शन है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, अब इसमें लेकिन इसमें कुछ अब कोताहियाँ भी हैं। ठीक है, और अभी भी कुछ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, जिसके ज़रिए इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। वो किस तरह से इसको आप बेहतर बना सकते हैं 18th अमेंडमेंट को? वो ऐसे कि आप देखें कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है और आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो हमारे लिए अभी तक भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और अभी तक हम डेट ट्रैप में हैं। अभी भी आप देखें कि आईएमएफ ने कहा है कि जब तक आप पेट्रोलियम की प्राइसेस नहीं इंक्रीज करेंगे हम आपको वो अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, आईएमएफ अपना लोन अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए अभी भी चैलेंजेस हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेशली एफबीआर जो है, ठीक है, उसके ज़रिए आप टैक्सेस जो है रेज करें, स्पेशली जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं जो कि टैक्स नहीं देते। ठीक है, उनको भी टैक्स नेट के अंडर लाएं। ठीक है, और मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है कि जिस तरह 18th अमेंडमेंट ने आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उनको एम्पावर कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह आप जो है लोकल गवर्नमेंट्स को भी एम्पावर कर दें। ठीक है, अब चूंकि देखें लोकल गवर्नमेंट्स वाला जो सब्जेक्ट है अब ये आ गया प्रोविंसेस के पास। अब प्रोविंसेस की मर्जी है कि लोकल गवर्नमेंट को वो कितना एम्पावर करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह 18th अमेंडमेंट के जरिए पावर अब आई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, तो उसी तरह डेमोक्रेसी में जिस तरह होना चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अब मजीद अपनी जो पावर है वो डिवॉल्व कर दें लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, ताकि बेसिक लेवल के ऊपर, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल हल हों। फिर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस होनी चाहिए। ठीक है, नया प्रोविंसेस भी डिमांड करता है हमारा मुल्क। ठीक है, जैसे आप देखें हज़ारा प्रोविंस। ठीक है, अब इस कम्युनिटी के ऊपर, हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मजालिम होते हैं। ठीक है, उनकी किलिंग हो जाती है अक्सर। ठीक है, और उनकी एथनिसिटी भी एक सेपरेट है, डिफरेंट एथनिसिटी है, तो उनकी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और उनकी जो डिमांड है कि हमें अलहदा सूबा दे दें तो उन्हें दे देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हर्ज है? उनकी जो ग्रीवेंसीज हैं, ठीक है, वो एड्रेस हो जाएंगी और उनमें जो पाकिस्तानियत की जो फीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उन्हें ये फील होगा कि पाकिस्तान हमारा भी ख्याल रख रहा है। ठीक है, हमारी भी बात सुनी जा रही है। ठीक है, एम्पावर हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, वहाँ से आपकी नेशनल इंटीग्रेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। वरना आप अगर इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं मार्शलाइज्ड, उनको ज़्यादा एम्पावर नहीं करेंगे, उनको उनके राइट्स नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? फिर आपकी ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनके ग्रीवेंसेस होंगे। ठीक है, हमेशा ये कहेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में हमें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा।
ठीक है। तो वो ऑब्वियसली हमारी नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फायदेमंद नहीं है वो चीज़, ठीक है। इसी तरह साउथ पंजाब का भी सूबा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और साउथ पंजाब के भी लोगों का बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, जो सराइकी बेल्ट है, वो लोग कहते हैं कि हमारा भी अपना सूबा होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप देखें, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर ही उसको अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, जैसे पहले बंगाल को किया गया था 1905 में, तो वो भी उसको कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखें साउथ पंजाब आपका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया, ठीक है, तो उसकी भी फिर डेवलपमेंट होगी कुछ, ठीक है। फिर इसी तरह इंटीरियर सिंध और कराची, इनको भी दो सेपरेट सूबे बनाए जाने चाहिए, ठीक है। अब देखें, सिंध में भी ज़्यादातर डेवलपमेंट कराची में ही होती है, बाकी सारे इंटीरियर सिंध की बहुत बुरे हालात हैं। तो जब इंटीरियर सिंध एक अलहदा सूबा होगा, तब उसके ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर फिर गौर व फिक्र होगा, ठीक है, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह की भी नया प्रोविंसेस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर एक और स्टेप लेने की ज़रूरत है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा नेशनल लेवल के ऊपर है, ठीक है, कि हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, ठीक है, तो उसी तरह प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी हमारी प्रोविंशियल असेंबली भी हो और उसके साथ प्रोविंशियल सेनेट भी हो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो प्रोविंशियल सेनेट होगा, उसमें किन लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, जो डिस्ट्रिक्ट्स, एक प्रोविंस में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी प्रोविंशियल सेनेट, ठीक है, या डिविजन्स की, ठीक है। तो फिर जो निगलेक्टेड डिविजन्स हैं, उनकी भी कोई बात सुनेगा उसमें, सेनेट में उनको भी रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। तो जो आपके निगलेक्टेड एरियाज हैं, उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस होंगी, ठीक है। तो यूएसए में भी इस तरह है, यूएसए में भी बाइकैमरल स्ट्रक्चर है स्टेट्स का, स्टेट सेनेट भी होता है, ठीक है। जैसे आपका बराक ओबामा है, वो पहले स्टेट सेनेटर बना था, फिर सेनेटर बना था, फिर वो प्रेसिडेंट बना था, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी हमें ये करने की जरूरत है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ प्रोविंसेस जो है, ठीक है, वो भी हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि हमारे प्रोविंसेस का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो प्रोविंसेस और भी ज़्यादा एम्पावर होंगे, उन्हें ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, ठीक है। और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, वो एड्रेस होंगी, स्पेशली बलूचिस्तान जैसा प्रोविंस, केपी जैसा प्रोविंस, जो कि कहते हैं कि हर वक्त कंप्लेन करते हैं, मे बी विद सम लेजिटिमेसी वो कंप्लेन करते हैं कि पंजाब जो है वो हमें डोमिनेट करता है, ठीक है। और अगर उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, बलूचिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, केपी का अपना, सबका अपना, तो उनके पास ज़्यादा पावर आएगी, ज़्यादा राइट्स उनको मिलेंगे, और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, वो एड्रेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो मुल्क होता है, जैसे पाकिस्तान है, जिसमें मल्टीपल एथनिसिटीज़ हैं, बलोचीज़, ठीक है, सराइकी, पंजाबी, हज़ारा, पख्तून, ठीक है, सिंधी, तो ऐसे मुल्क के लिए बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरेशन होती है कि जो आपके इस तरह की एथनिसिटीज़ हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें, ठीक है। तभी वो हारमोनियसली रह सकते हैं, ठीक है, और आपका मुल्क फिर ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं उसकी प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। श्रीलंका में जैसे देखें कि उनकी भी दो वहाँ पे मेजर एथनिसिटीज़ थी, एक जो उनकी डोमिनेंट है, कोई ऐसा उसका नाम है सिल हलीस समथिंग, ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है, और दूसरी थी तामिल, ठीक है, तामिल है वहाँ पे। तो तामिल्स को बिल्कुल ही उन्होंने राइट्स नहीं दिए, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, बगावत हुई, वो एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ठीक है, उन्होंने अपने आर्म्स उठा लिए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हुआ, ठीक है। अगर वो उनको राइट्स दे रहे थे, ठीक है, जितने वो डिमांड डिमांड कर रहे थे, फेडरेशन के अंदर रहते रहते, ठीक है, तो काफ़ी खुश उसलूबी से मामला तय पा जाते हैं। इसी तरह आप देखें सिंगापुर और मलेशिया, उनकी भी सेम स्टोरी है, ठीक है, कि सिंगापुर पहले उसने कहा कि हम जाते हैं मलेशिया में, हम उसके साथ मर्ज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा एक छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, एक मीडियम साइज्ड सिटी है, तो उसके लिए अकेला सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम अगर मलेशिया के साथ मर्ज हो जाएं, तो हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है।
तो जब उन्होंने मर्ज किया तो उन्होंने यही डिमांड की कि हमें भी आप बहुत ज़्यादा पावर देंगे, ठीक है, एम्पावर्ड होंगे हम, एक फेडरेशन की सूरत होगी, ठीक है। मलेशिया ने कहा नहीं, हमारी डोमिनेंस होगी। तो फिर दोनों ने ये आपस में डिसाइड किया कि ठीक है, फिर इसका मतलब है सिंगापुर ऐसे नहीं रह सकता, जब तक आप उसको पावर नहीं देंगे तो सिंगापुर आपके साथ वरना नहीं रह सकता, वरना वो फिर अलहदा होंगे और वो फिर अलहदा होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें पाकिस्तान में भी प्रोविंसेस को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको ज़्यादा उनके राइट्स देने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे हमारा मुल्क और ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी और हमारे प्रॉस्पेरिटी के चांसेस इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 18th अमेंडमेंट वाला टॉपिक। इसके ऊपर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। आप अपना हैंड रेस करते जाएं। आई डिडंट शेयर। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने कल ही शेयर कर दिए थे, इससे वजह से आपको लगा होगा कि आज नहीं किया। वो कल ही इसके भी शेयर कर दिए थे। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो आज के लेक्चर में तो यू कैन आस्क। अच्छा, पीसीओ जजेस ड्यूरिंग मुशर्रफ्स टाइम। पीसीओ जजेस ये थे, पीसीओ कहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। वो मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसने सस्पेंड किया हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था। तो जो लॉ चल रहा था वो कौन सा लॉ चल रहा था? पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। तो उस लॉ के तहत जिन जजेस ने ओथ उठाई सुप्रीम कोर्ट की, उनको फिर कहते थे कि ये पीसीओ जजेस हैं, कि इन्होंने पीसीओ के जरिए हल्फ उठाया था, ठीक है। व्हाट इज हाई ट्रीजन एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। हाई ट्रीजन का मतलब है गद्दारी, मुल्क के साथ गद्दारी, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और किस आर्टिकल 6 क्या कहता है कि कौन सा बंदा गद्दार होगा? आर्टिकल 6 कहता है कि जो बंदा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा, एब्रोगेट करेगा, ठीक है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, यानी कि संगीन गद्दारी का उसके ऊपर आर्टिकल लगेगा, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 6, हाई ट्रीजन, ठीक है। और फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इन शॉर्ट उसी को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है, तो हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो हमें करने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है। लेकिन कोई भी हुकूमत ये नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है हमारे यहाँ, उनके पास इंसेंटिव यही होता है कि हमने नेक्स्ट इलेक्शन बस जीतना है, ठीक है। अब क्योंकि जब इकोनॉमी की एक दफ़ा सर्जरी करेंगे, जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर बर्डन आएगा। और फिर जो जिस हुकूमत के दौर में ये सर्जरी होगी, ठीक है, तो उसके लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम कहेगी कि इसी की वजह से सारा कुछ हुआ, ठीक है। तो कोई भी हुकूमत ये करना नहीं चाह रही। हर हुकूमत यही सोचती है कि अगला इलेक्शन हम जीतें, ठीक है। तो इसका फिर ये अच्छे साइंस नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाए और फिर जाके मजबूरन करना पड़े। अच्छा, हाउ डज डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस ऑन एथनोलिंगुअल लिंग्विस्टिक बेसिस हेल्प नेशनल इंटीग्रेशन? वो इस तरह से कि अब देखें ग्रीवेंसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, जो आपके सराइकी लोग हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं होती,
वो लोग ये कहते हैं कि सारी जो डेवलपमेंट है वो होती है अपर पंजाब, ठीक है, और जो लोअर पंजाब है, डीजी खान, रहीम यार खान, इस तरह के जो एरियाज हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, और हमारा जो हक बनता है वो हमें हमारा हक नहीं दिया जाता, ठीक है। और अगर फिर आप इनकी अगर ये ग्रीवेंसेस एड्रेस कर लें, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के साथ फिर खुश होंगे कि देखिए हमारा कितना अच्छा मुल्क है, हमारी एथनिसिटी का ख्याल रखता है, ठीक है, हमें हमारे जो ड्यू राइट्स हैं वो देता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से ज़्यादा फिर प्यार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह नेशनल इंटीग्रेशन, जो यूनिटी है, वो हमारी इम्प्रूव होगी। अगर आप उनको बिल्कुल ही वो कर देंगे, साइड लाइन कर देंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप उनको एक तरह से रेवोल्यूशन की तरफ लोगों को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके मुल्क में रेवोल्यूशन आती रहें इस तरह और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनते जाएं, जैसे आपके बलूचिस्तान के हैं, ठीक है, BLA BRA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, तो यहाँ से नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन तो डिस्टर्ब होती है ना, ठीक है। Did Imran Khan have Article 6 on him after vote of नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? इसके ऊपर आई डोंट नो, ठीक है, डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। अपोजिशन कह रही थी कि हाई ट्रीजन इसके ऊपर बनती है, ऑब्वियसली जो PTI की उस वक्त गवर्नमेंट थी वो कहते थे कि इसके ऊपर नहीं बनती, ठीक है। तो इसके ऊपर आई डोंट नो, ठीक है, अगर वैसे बनती होती तो शायद कोर्ट्स कह देते, ठीक है, बट ये काफ़ी डिवाइसिव इशू है, ठीक है। जो PMLN सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि बनती है, पता नहीं। What are the hindrances in making South Punjab another province? इसकी बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेज हैं, ठीक है, कि आप 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट पास करें नेशनल असेंबली से और सेनेट से, उसके बाद पंजाब की जो असेंबली है वो भी उसको अप्रूव करे, ठीक है। तो पंजाब क्यों अप्रूव करेगा, ठीक है, कौन चाहेगा कि हमारी पावर जो है डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से उसको फर्दर पुश अवे कर रहे हैं। अब देखें, साउथ पंजाब के प्रोविंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई थी, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट उसके प्रेजेंट की थी, रिसर्च की थी, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये आप बना दें, ये लाजमी है बनाना, ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा होगा साउथ पंजाब को भी, पाकिस्तान को भी। पॉलिटिकल साइंस के लिए पार्ट 2 के लिए अच्छी बुक्स रिकमेंड कर दें, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके साथ वो ग्रुप में भी शेयर की थी, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। इसमें आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय कैली, ठीक है, एक ये वाली बुक आप इसके लिए कर लें, और दूसरी बुक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, बाय हामिद खान। ये 2 बुक्स इसके लिए आप कर लें प्रिपेयर। और कोई चीज़ समझ ना आई हो? चलें, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा समझ आया होगा। सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।